अगर इंडिया गठबंधन सम्मान देता है, सीटों का ठीक ठाक हिस्सा देता है, तो क्या विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के साथ आ सकते हैं? साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। 13 सितंबर 2018 यानी कि आज के ही दिन चंद्रशेखर आज़ाद जो अब सांसद हो चुके हैं, जेल से छूटकर इसी जगह पर मैं सहारनपुर के छुटमलपुर कस्बे में हूं और आज यहां क्यों आया हूं उसकी वजह बताऊंगा। पहले ज़रा ये पढ़िए, हमें इस देश का शासक बनना है, चंद्रशेखर आज़ाद, भीम आर्मी, और यहाँ पर ये सब पेंट हट चुका है, भारत एकता मिशन यहाँ लिखा होगा। जिस समय ये लिखा जा रहा होगा निश्चित तौर पर तमाम लोगों ने देख करके मजाक बनाया होगा, लेकिन जो लोग उस समय हंस रहे थे उनकी हंसी बंद हो चुकी है, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद अब सांसद हैं। मैं उनके ही घर पर हूँ, ये छुटमलपुर है। स्वागत है आपका नेशनल जनमत पे। धन्यवाद। मैं आज आपकी हवेली दिखाने आया था कि 1 साल हो गए सांसद बने हुए, तो जो महल आपने शानदार खड़ा किया है उस महल को दिखाने आया था इस देश की जनता को। ये तो ये हवेली तो है ही, हवेली से तो कम तो नहीं भाई जी। जहाँ पले हैं, बड़े हुए हैं, जहाँ बचपन बीता है जी, जहाँ तमाम तरह के जो हैं यादें जुड़ी हुई हैं, जहाँ माता पिता ने अपनी मेहनत से सींचा है, जिनकी वजह से आज ये शरीर है, तो वो हवेली से कम तो नहीं है भाई। मेरे शब्दों में तो वो हवेली है, और मैं चाहता हूँ कि ये हवेली जो है आबाद रहे, महापुरुषों का, संतों गुरुओं का और इस हकवंचित बहुजन समाज का आशीर्वाद इस हवेली पे बना रहे। एक बार मैं चाहूँगा अर्पित से कि ज़रा ये हवेली को ज़रा घुमा के दिखा दें। 1 साल में कितना आलीशान महल तैयार किया है, लाखों के झूमर लटक रहे हैं। ये देखिए, ऊपर देखिए आप, लाखों करोड़ों के झूमर हैं, आलीशान सजावट है, शानदार कमरा है, सब कुछ बदल चुका है इन 1 सालों में सांसद बनने के दौरान। मैं समझता हूँ कि ठीक है, हमने जो दायित्व उठाया है, जो जिम्मेदारी ली है, और अपने जीवन में जो अपने लिए सपने या लक्ष्य निर्धारित किए हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये भी मेरे पिताजी की मेहनत की कमाई से, वो देखिए पीछे उनकी तस्वीर है, तो ये बड़े मेरे पिताजी की मेहनत की कमाई से लगा हुआ है। ये इतना कमज़ोर नहीं, बहुत मजबूत ढांचा है। हालांकि वो अलग है कि समय के साथ साथ जो है वो थोड़ा कमज़ोर पड़ गया है। जैसे फिर बहुजन आंदोलन में तो ऐसे ही कमज़ोर पड़ गया था, ऐसे ही वो दरकिनारे लग गया था। फिर भीम आर्मी नाम की एक ताकत आई और उस ताकत ने बहुजन आंदोलन फिर से बल दिया। फिर उसमें 2 अप्रैल 2018 जैसे आंदोलन होते हैं, रविदास मंदिर दिल्ली के गुरु घर तुगलकाबाद वाले आंदोलन होते हैं, NRC के आंदोलन होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सरे जो है पिछले 10 साल में, जो लोगों को आंदोलन करना, लोगों की दुख पीड़ा में जाना, लोगों की आवाज़ उठाना, उसके लिए ज्ञापन देना, ये जो पिछले 10-12 साल में आप देख रहे हैं। मैं आज 13 तारीख है और मैं 7 साल पहले आज ही के दिन जेल से बाहर आया था, और ये भी ऐतिहासिक है कि जेल के जो रूलिंग है उसमें मैं पहला शख्स हूँ जो रात को 2:30 बजे छोड़ा गया। रात को 2:30 बजे? हाँ, इस वजह से छोड़ा गया। छोड़ना मुझे शाम में था, लेकिन जैसे जैसे भीड़ बढ़ती गई तो उसको जेल प्रशासन रोकने के लिए, और जेल प्रशासन क्या, बेसिकली जेल प्रशासन तो ऑर्डर फॉलो करता है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है उन्होंने थोड़ा प्रयास किया कि भाई ये थोड़ा कम हो जाए, उनको लगा था जैसे देर हो जाएगी तो ऐसे कम हो जाएगा। लेकिन जैसे सूचना फैलती गई, ये बढ़ती गई, टाइम बढ़ता गया, वैसे वैसे संख्या बढ़ती गई। एक ऐसा समय था 2:30 बजे कि 50,000 आदमी जो है वो जेल के बाहर था। और जब मैं निकला, मेरे आज भी याद है कि कई बच्चों को तो चोट लगी पीछे देखने और दौड़ने के चक्कर में, जो जेल तक नहीं पहुंच पाते थे मिलने के लिए। और ऐसा लग रहा था जैसे दिन में रात में दिन हो गया। मोटरसाइकिलें, गाड़ियाँ, पैदल, तमाम लोग जो हैं, एक अच्छा सवेरा था। और देश की जो महान मीडिया है, जिसको हम कई नाम से बुलाते हैं, तो वो मीडिया यहाँ दंडवत था, और बहुत बड़े पैमाने पे अलग अलग न्यूज़ चैनल और सब चीज़ें, और वो उनका बस चलता तो वो 4 बजे भी इंटरव्यू ले लेते हैं। तो समझ आता है कि एक बड़ा उस समय एक माहौल था। और मैं धन्यवाद करता हूँ महापुरुषों का कि आज उन्होंने मुझे जो है इतने कठिनाइयों के बाद, कई बार मैंने जेलें काटी और मुझे जीवन दिया है, गोली खा के भी मैं आज यहाँ हूँ। जिस समय ये दीवारों पर आप ये सब लिख रहे थे, ये बना रहे थे, तो आस पड़ोस के यानी कि नाते रिश्तेदारों का क्या रिएक्शन रहता था? उनको लगता था कि कभी इतना बड़ा ये पौधा? नहीं, ये तो मैंने नहीं बनाया। अच्छा। ये तो जब मैं आया था परिवार के लोगों ने इसको पहले से करा रखा था कि जब वो आएंगे, इस समय लगभग पूरा हो गया था NSA का,
तो आएंगे तो उनके लिए एक अच्छा वो रखना, और ये सब भी मेरे परिवार के लोगों ने कराया था। लेकिन बाहर जो दीवार पे जिसको आप पढ़ रहे थे, और एक चीज़ मैं आपको बहुत शानदार है मेरे पास दिखाने के लिए, मैं दिखाऊंगा। वो जो बाहर आप पढ़ रहे थे वो मैंने लिखवाया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो एक सोच थी, एक स्लोगन था कि जाओ अपनी घर की दीवारों पे लिख दो कि हमें देश का शासक बनना है, वो मेरा लिखवाया हुआ है। और मैंने बाकायदा इसकी फेसबुक पे घोषणा की कि कल हम सब लोग अपने घरों पे लिखेंगे। मुझे सबका तो नहीं पता, लेकिन मैंने अपने घर पे लिखा। और जब कोई आता था तो बीच में ये एक सेल्फी सिंबल वो हो गया था, ये सेल्फी पॉइंट भी हो गया था स्पॉट। लोग आते थे यहाँ फ़ोटो खिंचवाते थे। और नीरज भाई एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ जो मुझे आपको दिखानी, ये मैं गाँव गया था अभी, और मेरे पिताजी की मेहनत से वहाँ एक गांव में मकान बना हुआ है। अच्छा। वो मैं ईंटें लेके आया। गाँव यहाँ से छोटमलपुर से कितना दूर 10 किलोमीटर के लगभग है। तो मैं ईंटें लेके आया वहाँ से, और मैं कभी भविष्य में जहाँ मैं रहूँगा वो जगह बनाने का मौका मुझे मिला तो ये ईंट और कुछ ईंटें वहाँ ज़रूर लाऊंगा। ये मेरे लिए मेरे पिता की खून पसीने कमाई की चीज़ है। मेरे लिए ये समझिए मैं इसका सोने में भी वो नहीं कर सकता कि सोनों की ईंटों से ज़्यादा कीमती है मेरे लिए। एक पिता का उपहार एक बेटे के लिए जब गांव में भी संजोए रखा था मैंने, ये मैं अभी गया था, मुझे ऐसी लगा कि भाई और तो कुछ पिता का उस तरह से है नहीं, तो यही है, इसको ले चलता हूँ और ले जाके जो है वो रखूँगा। और फिर जब समय आएगा तो फिर उस तरह से जो है इनको लगवाऊँगा कभी आशीर्वाद के तौर पे। जेल से निकलने के बाद 7 साल हो गए। इन 7 सालों में कितना बदलाव पाते हैं इस मिशन में? आपने जहाँ सोचा था, जैसे ये लिखवाते समय सोचा होगा ना, तो कहाँ तक सोचते हैं कि मिशन पहुँच गया और अभी कितना करना बाकी है? देखिए, सोचता तो हूँ, लेकिन ये भी है कि जब तक कारवां मंजिल तक ना पहुँचे तब तक सोचने के चक्कर में ज़्यादा समय नहीं ख़राब करना है। हाँ, ये सत्य है कि आज हम आंदोलन रफ्तार पकड़ी है, और रफ्तार ये है कि पिछले 2-3 महीने की अगर मैं कहूँ, ज़्यादा दूर ना जाऊँ, तो जो प्रभु सम्मेलन स्टार्ट हुए थे भाई, उसने उत्तर प्रदेश के अंदर एक इस तरह का माहौल बनाया है कि चाहे वो स्थापित दल हो, सत्ताधारी दल हो, विपक्ष हो, हर कोई जो है वो इस बात को नोटिस कर रहा है कि आज़ाद समाज पार्टी की सकारात्मकता, आज़ाद समाज पार्टी की स्वीकार्यता वो बहुजन समाज में, सिर्फ एसटी समाज में नहीं, एसटी में, पिछड़ों में, अति पिछड़ों में और मुस्लिम्स में, इवन जो भी न्याय पसंद तमाम जाति धर्म के लोग, क्योंकि जिस तरह से पिछले 1 साल के कार्यकाल में पार्लियामेंट में मैंने जो इशू रेज किए हैं, चाहे वो सफाई कर्मचारियों के हों जिनके बाद नगर निगम बोर्ड बना है, चाहे वो होमगार्ड भाइयों के हों, चाहे वो आशा आंगनवाड़ी बहनों के, भोजन माताओं के हो, पीआरडी के जवानों के हों, चाहे वो बेरोजगार नौजवानों के हों, महिलाओं के हों, किसानों के हों, SC ST OBC के कर्मचारियों के हों, पुरानी पेंशन के का विषय, तमाम जो विषय जो है वैज्ञानिक, कृषि वैज्ञानिकों के, मैंने जो विषय उठाए हैं और जिस तरह से मैं पार्लियामेंट्री कमेटियों में जिनमें उसके जरिए मैंने जो लोगों को न्याय दिलाने की लड़ाई को मजबूत किया, उससे एक बहुत सकारात्मक और स्वीकार्य, एक सकारात्मक और प्लस स्वीकार्य इसलिए कह रहा हूँ कि मैं जाता हूँ तो कोई मुझसे उस तरह का वो नहीं मिलता मुझे कि कहीं विरोध या उस तरह का वो मिलता। और हाँ, ये है उनकी शायद अपेक्षा मुझसे और ज़्यादा है, तो उन अपेक्षाओं पे खरा उतरना है। मेरे आज भी याद है जब मेरा टाइम्स मैगजीन में नाम आया था तो मुझसे जब इंटरव्यू किया गया तो मैंने एक ही बात कही थी कि ये मेरे लिए एक चैलेंज है, मैं इसको स्वीकार करता हूँ कि चंद्रशेखर देश के अकेले उभरते हुए नेता है। 200 देशों का सर्वे था वो, और भारत में मैं अकेला था, तो 144 करोड़ की आबादी में अकेला था जिसको टाइम मैगजीन ने कहा कि उभरते हुए नेता है। इसलिए मेरे कंधों पर ज़्यादा जिम्मेदारी थी कि जिसको लिए टाइम मैगजीन लिखा, उस टाइम मैगजीन की जो क्रेडिबिलिटी है, क्रेडिबिलिटी उसको भी बचाना है और अपने आप को साबित भी करना है। तो वो इस 1 साल में हुआ, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ अभी 3 पंचायत चुनाव आ रहा है। आप देखना आज़ाद समाज पार्टी का जो प्रदर्शन है वो बड़े बड़े राजनीतिक दलों को जगाने का काम करेगा और जनता के मन में विश्वास पैदा करने का काम करेगा कि अगर इनको मौका मिल जाए तो कितना बड़ा बदलाव जो है वो उत्तर प्रदेश में हो सकता है। अभी आपने उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के जिलाध्यक्ष आज़ाद समाज पार्टी के और इसके बाद भीम आर्मी के जिला प्रभारी, जिलाध्यक्ष, जिला संयोजक आपने बुलाए और एक कैडर बैठक टाइप का आयोजन किया। मकसद क्या था उसका? देखिए, मकसद ऐसा था कि जो वर्तमान की स्थिति है उसमें बड़ी समझदारी से हमें काम करना है। कई सारी घटनाएं हमारे सामने उद्देश्य है, जैसे हमने प्रभुजन सम्मेलन शुरू किए हैं जाति के बैरियर को तोड़ के अपने बहुजन समाज में भाईचारा पैदा करने के लिए, और उसमें जो भाषण सुनोगे
जो चर्चा सुनोगे उससे बहुत बड़ा एक जो तब्दीली हुई है। तो हमें ये समझ आ रहा है कि हमारे विरोधी भी सतर्क हो गए, वो भी तमाम तरह के प्रयास कर रहे हैं। तो किस तरह से कार्यकर्ता भाईचारा बनाएं बहुजन समाज के अंदर, SC ST OBC मुस्लिम जैन सिख बहुत तमाम लोगों में भाईचारा पैदा कर। दूसरा, अपनी बात को जो मेरे द्वारा कही जाती है, भीम आर्मी के राष्ट्रीय संयोजक द्वारा कही जाती है, या जिले के प्रदेश के अध्यक्ष द्वारा कही जाती है, या भीम आर्मी प्रदेश संयोजक द्वारा कही जाती है, या जिलों में जो कार्य हो रहा है उसको हम काम तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन उसका उस तरह से प्रदर्शन नहीं हो रहा है। उसका प्रदर्शन हो और कानून को हाथ में ना लेते हो, किस तरह से हम जो है संवैधानिक मार्ग का प्रयोग करते हैं, अपने आंदोलन को मजबूत कैसे करें। एक जिला संयोजक, जिलाध्यक्ष की भूमिका क्या है, उनको क्या करना है, कितने घंटे उनको देने ही देने चाहिए, उनको संगठनात्मक जो है, मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, बहुत शानदार संगठन हम लोग तैयार कर रहे हैं। और वो संगठन में पर्याप्त भागीदारी, जिस तरह हमारी पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि 20% मुस्लिम्स और 35 से 40% पिछड़े वर्ग के लोग, और फिर तमाम जो है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब और जो लोग बाकी लोग बचते हैं, सबकी भागीदारी जो हमने सुनिश्चित की है, उसको किस तरह से हमें संगठन में रखना है। पिछड़े वर्ग के लोग संगठन में, मुस्लिम वर्ग के लोग, शेड्यूल कास्ट के लोग, उनको जो है किस तरह दायित्व देने हैं, उन दायित्व कैसे निर्वहन करना है, और आने वाले चुनाव की किस तरह प्रिपरेशन करनी है। बूथ कमेटी बनानी, सेक्टर कमेटी बनानी, विधानसभा कमेटी बनानी, भाईचारा कमेटी बनानी है, और तमाम तरह के वो प्रयास हैं जो मुद्दों को लेके जो राजनीति होती है, धर्म की राजनीति। एक मैंने बहुत ठोस शब्दों में उनसे कहा है कि उनको किसी धर्म की आलोचना का हिस्सा नहीं बनना है। हालांकि हमारे लोग ऐसा करते नहीं, पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन दूसरे लोग करते हैं भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी का नाम लेके, और विरोधियों को मौका मिलता है आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी टिप्पणी करने का। लेकिन मैंने उनको सतर्क किया है कि ऐसे लोगों को चिन्हित करना है, और किसी तरह का धर्म के आधार पर किसी तरह का कोई एलिगेशन, कोई आरोप या धर्म के आधार पर किसी का उस तरह की टिप्पणी का हिस्सा नहीं बनना है। हम धार्मिक काम नहीं कर रहे हैं, हम राजनीतिक काम कर रहे हैं। सामाजिक आंदोलन की शक्ति को राजनीतिक शक्ति में परिवर्तित करके, और राजनीतिक शक्ति के जरिए जो महापुरुषों का विचार हैं, जो सपने मानवतावादी राज के, उसको लागू कराने के लिए हमें अब और तेज़ी से काम करना, और अगले 1.5 साल दिन रात एक कर देना। और मैं भी उत्तर प्रदेश में ही, अब जो है प्रभु सम्मेलन ख़त्म हो जाएंगे तो उत्तर प्रदेश में हम लोग जो हैं तेज़ी से काम करेंगे। और आप देखिएगा जब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होगा तो परिणाम बता देंगे कि उत्तर प्रदेश में किसकी हवा चल रही है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में पूरा आपको यह है कि रिजल्ट अच्छा आएगा? बहुत शानदार आएगा। अच्छा नहीं, मैं कह रहा हूँ कि हमारे कार्यकर्ता जो है जिस तरह का जोश जुनून में देखने को मिल रहा है, उनके अंदर संकल्प है, वो क्योंकि अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं, जुल्म जाति के खिलाफ लड़ते हैं, तमाम आंदोलन करते हैं। लखनऊ में देखिए हैदर कैनाल के लिए कितना बड़ा शानदार आंदोलन हुआ, और ये हिम्मत है, ये भीम आर्मी कार्यकर्ता में जो टकरा सकता है, आज सत्ता से जो टकरा सकता है भीम आर्मी कार्यकर्ता टकरा सकता है। तो ये आज़ाद समाज पार्टी कार्यकर्ता टकरा सकता है। इसलिए मैं मानता हूँ कि जिस तरह का भाईचारा आज़ाद समाज पार्टी बनाने का काम किया बहुजन समाज में, उसका एक बहुत बड़ा फायदा ज़मीन पर मिलेगा। उपराष्ट्रपति चुनाव में खुल करके आपने इंडिया गठबंधन के साथ खड़े दिखाई दिए, जबकि इससे पहले चुनाव में इंडिया गठबंधन ने साथ नहीं लिया। बिहार वगैरह के चुनाव में इंडिया गठबंधन से आपका गठबंधन नहीं हो पाया। क्या वजह थी कि इस चुनाव में खुल करके वोट देने के और भी तरीके होते हैं, आप चुपचाप भी वोट दे सकते थे अगर बीजेपी के अगेंस्ट करना है, लेकिन खुल करके वोट क्यों दिया? क्या मैसेज? देखिए, मेरे पास सुदर्शन रेड्डी जी का फ़ोन आया, उनके पीछे एक और नेता थे जिनसे बात हो रही, तो उन्होंने कहा, उन्होंने एक शब्द मुझसे पूछा, चंद्रशेखर जी मैं आपसे मदद चाहता हूँ। मैंने उनसे कहा, सर देखिए ऐसा है, मैं लाइक माइंडेड बीजेपी नहीं, मैं उस विचार से मेरा कोई बहुत संबंध नहीं है, तो मुझे वोट आप ही को देनी है। आप मुझसे मांगते तो भी मैं आपको देता, ना मांगते तो भी आपको देता। एक दिन पहले ही उनसे मेरी बात हुई। फिर मैंने और मेरे साथियों ने फिर ये बात की कि भाई जब देनी है वोट तो एक बार उस व्यक्ति से मिला भी जाए, जिस व्यक्ति को हम वोट दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि कल वो, लेकिन ये पहला एक ऐसा चुनाव था, ये भी मैं अब सत्य स्वीकार करूँगा, तब तो चुनावी राजनीति वैसे सत्य नहीं स्वीकार करता। हमें पता था कि हम हार रहे हैं, हाँ बिल्कुल, क्योंकि बहुमत एनडीए के पास था। लफाजी का कोई ये पहला ऐसा चुनाव था जिसमें हमें रिजल्ट का, परिणाम का पहले से पता था। और मैं ये कहूँगा कि उस तरह की बहुत मजबूत तैयारी भी विपक्ष ने नहीं की थी, इसमें भी कोई दो राय नहीं। जब मेरे जैसे व्यक्ति को नहीं आपने जो है चुनाव से 3 दिन पहले तक पूछा, तो औरों को क्या आपने पूछा होगा। तो फिर मुझे लगा कि फिर जाके मिलना चाहिए, और जब देनी है तो कोई भी काम करना डंके की चोट पे किया जाए, फिर घुमा फिरा के क्यों। फिर अगर वोट देनी है, क्या तो हमारा वो था कि भाई क्या तो अगर हमसे चर्चा होती तो हम और लोगों को प्लस करने के लिए भी कोशिश करते। तो जब उस चर्चा का हिस्सा नहीं थे तो फिर हमने सोचा क्या तो हम ना ही दे, मतलब जाए ही ना, वोट ही ना करें, और वोट करें तो फिर डंके की चोट पे करें। कि जो लोग हमारे खिलाफ इस तरह का भ्रम फैलाते हैं, इस तरह का मक्खड़ जाल फैलाते हैं, और उस तरह का अगर सोचो हम लोग डंके की चोट पे नहीं करते तो ये जो 25 लोग जो हैं जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है, हो सकता है कोई हमारा नाम भी उसमें जोड़ देता। बिल्कुल जोड़ देते कि भाई देखिए साहब इन्होंने कर दिया। क्योंकि जो लोग हमें
हमारे कार्य की वजह से हमें नहीं हिला पा रहे हैं, वो लोग हमारे खिलाफ अफवाह तो फैला ही सकते हैं। बिल्कुल, ये उनका काम है, हम किसी के जवाब देते फिरेंगे। तो हमने डंके की चोट पे दिया, और मैं आपसे कह सकता हूँ कि हमने सुरेंद्र रेड्डी जी को वोट किया। अगर नहीं दे समीकरण। अब इससे एक सवाल बनता है, तमाम लोगों के मन में है, अगर इंडिया गठबंधन सम्मान देता है, जैसा आप सम्मान स्वाभिमान की बात करते हैं, पर्याप्त सम्मान देता है, सीटों का ठीक ठाक हिस्सा देता है, तो क्या विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के साथ आ सकते हैं? सर बहुत छोटे दिल के लोग हैं, दिल बहुत छोटा है उनका। नीरज भाई, मैं एक आपको जानकारी देता हूँ। इंडिया अलायंस कहता है कि मैं भारतीय जनता पार्टी को रोकना है, लेकिन जब मध्य प्रदेश में असेंबली चुनाव होता है तो इंडिया अलायंस के दो अलग अलग दल जो हैं एक दूसरे के आमने सामने लड़ते हैं और एक दूसरे पे बड़ी सख्त टिप्पणियां करते हैं, जिसके बाद कार्यकर्ताओं में मतलब कन्फ्यूजन और विवाद हो जाता है। एक दल कहता है कि भाई ये तो बहुत चालू लोग हैं, इनको वोट मत कराएंगे, हमारे नहीं हुए तो आपके क्या होंगे, जनता क्या होंगे, ठीक है। फिर जब वही अलायंस यहाँ आ जाता है हरियाणा में, तो उसका एक और दल दूसरे दल के खिलाफ बहुत शानदार तरीके से लड़ता है। पहले अलायंस की बात है, फिर एक शानदार लड़ा, दिल्ली में भी लड़ता है, और फिर तीसरा आता है दिल्ली में, तो वही अलायंस जो एक दूसरे के खिलाफ बहुत शानदार तरीके लड़ता है, जिनकी वजह से बीजेपी सरकार में आ जाती है। तो बेसिकली समझना पड़ेगा कि यहाँ यूपी में बीजेपी को रोकने की बात करते हैं, और इन 3 स्टेट में इनकी वजह से बीजेपी आ गई है। बिल्कुल, मैं मानता हूँ अगर ये तीनों लोग इस तरह से ना लड़ते, तीनों जगह पर इस तरह ना चढ़ते और सब लोग साथ लेके चलते, तो शायद परिणाम आज आसपास के अलग होते, और उन परिणामों के बाद हो सकता है लोकसभा के परिणाम भी और अलग होते। और लोकसभा में एक सीट के लिए तो कह रहा था, बिल्कुल, अगर एक सीट मुझे दे दी होती और मेरे खिलाफ जो है, अगर चलो नहीं भी दे रहे थे तो उस पर अपना प्रत्याशी ना देते, बिल्कुल, हो सकता है मुझ में कांटे लगे हों, मेरी छाया बड़ी खराब हो, तो उसके खिलाफ ना देते। लेकिन मेरे खिलाफ आके मजबूती से प्रचार करके 2-2 बार आके बड़े बड़े नेताओं ने, तो उससे समझ आता है कि ये अगर 543 में से एक सीट आपको नहीं दे सकते हैं, तो ये भविष्य में आपको साथ रखेंगे। पिछले जो लंबे समय का संघर्ष है, उससे जो भूमिका बन रही है आज़ाद समाज पार्टी में, आपको विश्वास से कहते हैं, फिर से पंचायत चुनाव आएगा, फिर आप मुझसे एक और बार दोबारा सवाल पूछना, फिर मैं आपको उसका जवाब दूंगा। ये आप मुझे कहेंगे कि ज़मीन तो ये कह रही है कि आज़ाद समाज पार्टी को और ज़्यादा काम करना चाहिए, क्योंकि उनकी स्वीकार्यता और उनको जो वोट मिल रहा है वो इस बात का उदाहरण है कि पिछली बार जिस अलायंस को जनता ने 2022 में खूब वोट दिया था, मुसलमानों ने खूब वोट दिया, पिछड़ों ने, दलितों के बहुत कर्मचारियों, तमाम लोगों ने खूब बड़े पैमाने वोट दिया था, उसके बाद भी वो 125 सीटें पार नहीं हो पाया। जब 90% वोट देकर आप जो है बीजेपी के मुकाबले जितने वोट चाहिए, जितनी सीटें चाहिए सरकार बनाने के लिए, उसके आधे पे भी नहीं आ रहे हो, आधे के लगभग आ रहे हो, तो फिर एक जनता को भी एक नए अलायंस की ज़रूरत है। और पश्चिम में तो वो अलायंस बन रहा है, दलित, मुस्लिम, गुजर, पिछड़े वर्ग के लोग, जनता का अलायंस, हाँ जनता का अलायंस, कमजोरों का अलायंस, किसानों का अलायंस, मजदूरों का, नौजवानों का अलायंस, वो तो बन रहा है। और उस अलायंस के बलबूते जैसे हमने नगीना में 5 सीटों पे, आप ये बात ध्यान रखना, आप रिजल्ट चेक करना, 5 ही सीटों पे हराया है। हाँ, 5 पे हराया है, पता है मुझे। मेरे लोकसभा क्षेत्र में 5 सीटें थी, 5 की 5 पे भारतीय जनता पार्टी को हराया है। हाँ, बिल्कुल। ये अलायंस जब बनेगा तो 50 के 50 पे भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम में पटक नहीं देंगे, मेरी बात को आप याद रखना। अब ये जनता को बस थोड़ी सी मेरे साथ खड़े होकर मेहनत करानी, और बाकी मैं सड़क की मेहनत करने के लिए अब तैयार। प्रभु संयोजन सम्मेलन के बाद जो कार्यक्रम होगा वो विपक्षों की नींद उड़ा देगा और जनता का मनोबल बढ़ा देगा। ये जो शब्द हैं, ये उन संघर्षों से निकलते हैं जो इसी तरह के घर और इसी तरह की पृष्ठभूमि से तैयार हो सकते हैं। अमूमन मैं खुद इस बात का हिमायती कतई नहीं हूँ कि जो लोग चांदी की चम्मच लेकर पैदा हो गए, उनको जबरन थोप दिया जाए और आपको नेता मानने पर मजबूर कर दिया जाए। मैं फिर से इस लाइन की तरफ इशारा करूँगा, हमें इस देश का शासक बनना है, और तमाम उन लोगों के लिए लाइन नज़ीर बन चुकी है जो कभी इस लाइन को देख करके हंसते होंगे। आज वो सांसद चंद्रशेखर आज़ाद को भी देखते हैं, उनका संघर्ष देखते हैं, संसद से लेकर सड़क पर। अब मैं ज़रा एक बार इधर भी ज़रा दिखवा दूँ। ये वो जगह है जहाँ पर कभी आप, ये वो जगह है जिसमें हमने बहुत लंबे समय खेती की है। अच्छा, खेती होती थी यहाँ? हाँ, खेती, पहले पेड़ लगे थे जी, फिर पिताजी ने खेती की, कई तरह की जो हैं पौध हम लोग लगाते थे, मिर्च की, बैंगन की, और अमरूद के पेड़ थे यहाँ। और मेरे पिताजी के समय लगाया हुआ जामुन का पेड़ है, अभी भी रेड बीज वाले अमरूद का पेड़ है, ये तमाम जो है आंवले का पेड़ हम लोगों ने लगाया। तो क्योंकि खेती किसानी हम लोगों ने की है, खेती किसानी वाले परिवार से आए, तो एक आनंद था, और बाकी तो महापुरुषों का आशीर्वाद है। मैंने महल का एक पार्ट आपको दिखा दिया था, अब महल का ये दूसरा पार्ट आपको दिखा रहा हूँ। ये दूसरा पार्ट देखिए, 1 साल में ये महल
इतना भव्य महल जिसमें लाखों करोड़ों के झूमर लटक रहे हैं बन के तैयार हुआ है। इसको आप देख लीजिए और सामने देखिए 100 में 90 शोषित हैं। शोषित ने ललकारा है धर धरती और राजपाट पे 90 भाग हमारा है। जगदेव बाबू का स्लोगन लिखा हुआ है। बगल में राजनीतिक सत्ता वह मास्टर चाबी है जिससे सभी प्रकार की समस्या रूपी ताले खोले जा सकते हैं। बाबा साहब का स्लोगन लिखा हुआ है। और इधर मैं चाहूँगा अर्पित से ये पूरी लोकेशन एक बार दिखा दें। ये दीवालों पर जो जिस समय लिखे गए होंगे ये तमाम नारे, उस समय स्वाभाविक तौर पर तमाम लोगों ने मजाक बनाया होगा, लेकिन अब दोबारा इन्हीं नारों को पढ़ते होंगे तो उनको समझ में आता होगा कि कितना बदलाव आ चुका है।